जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे पीजी पॉलिटिकल साइंस पेपर 6 का हम लोग जो अगला टॉपिक है रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थार्थवादी सिद्धांत क्या होता है। सबसे पहले हम लोग परिचय जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अर्थार्थवादी सिद्धांत का परिचय। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थार्थवादी सिद्धांत एक प्रमुख दृष्टिकोण है। यह मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख शक्ति, स्वार्थ और सुरक्षा चारों ओर घूमती है। यह सिद्धांत यह मानता है कि राष्ट्र के बीच संबंध स्वाभाविक रूप से संघर्ष और प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। अर्थार्थवाद का केंद्रीय विचार कि मानव स्वभाव में स्वार्थ शक्ति की भूख होती है जो राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहने का मतलब क्या है कि अपने आप पर ज़्यादा करके ये सोचती है, सेल्फिश होती है। इस विचार में आप यही देखिएगा कि सेल्फिश मतलब अपने स्वार्थ पर ज़्यादा। कोई भी राज्य है तो अपने स्वार्थ मतलब अपने राज्यों की सीमा को सबसे पहले वो अपना ज़्यादा गौर करके देखेगा। अर्थार्थवाद के सिद्धांत यही कहती है। अर्थार्थवाद का एक ऐतिहासिक विकास हम लोग देख लेते हैं। अर्थार्थवाद का विकास 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ। हालांकि इसके मूल विचार प्राचीन ग्रंथों में भी पाए जाते हैं। थ्यूसिडाइडस, मैकियावेली और हंस मोर्गेथाउ और विचारकों ने इसे समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेष रूप में मोर्गेथाउ की पुस्तक जो पॉलिटिक्स एमॉन्ग नेशन है, जो 1948 में प्रकाशित हुई थी, अर्थार्थवाद का एक सिद्धांत रूप में स्थापित किया, जिसमें उन्होंने शक्ति के सिद्धांत को प्रमुखता दी। मतलब कहने का मतलब कोई भी राज्य है तो उसके पास शक्ति होना चाहिए। अगर उस राज्य पर अगर आक्रमण होती है तो आप अगर नैतिकता से बात करेंगे तो आपको कोई भी प्रकार का जवाब नहीं मिलेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए आप ऐसा रहे कि अपने आप को, अपने देश को, जैसे हमारा देश, जब हमारे देश में भारत में जब परमाणु शक्तियां नहीं थी, उस समय अलग अलग देश के लोगों ने, अलग अलग देश के राजनेताओं ने हम लोगों के ऊपर दबाव बनाते थे। लेकिन बाद में जब हम लोग का देश परमाणु संपन्न देश बना तो उसमें आप अभी कोई भी देश, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, अब ये सब देश जो है आपस में डरते हैं, हमारे देश से भी डरते हैं, क्योंकि परमाणु बम उसके पास भी है तो हम लोगों के पास भी है। इसलिए युद्ध के लिए अगर जानिए, जीवन में अगर युद्ध ना हो तो किसी से युद्ध ना हो और उसमें हार ना हो तो युद्ध के लिए हमेशा आप एकदम तैयार रहिए। इसका विचार यही है। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है। अर्थार्थवादी के प्रमुख सिद्धांत विभिन्न है। देखिए, महत्वपूर्ण राज्य की प्राथमिकता। सबसे पहले जो बोला गया है कि अर्थार्थवाद, आप कुछ नहीं देखिए, आप पहले अपना देश को देखिए कि हमारा देश क्या है, हमारा राज्य क्या है। उस समय कोई भी चीज़ की समझौता करने से पहले आप अपने राज्य की प्राथमिकता दें। अर्थार्थवाद में राज्य की प्राथमिकता दी जाती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य इकाई माना जाता है और अन्य गैर राज्य तत्वों जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और गैर सरकारी संगठन की भूमिका गौण होती है। दूसरा है, हम लोग देखते हैं पावर और सुरक्षा। पावर भी होना चाहिए और सुरक्षा भी होना चाहिए। पावर मतलब बल। अर्थार्थवाद सिद्धांत के अनुसार सभी राज्य अपनी सुरक्षा और शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयासरत होते हैं और यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति संतुलन की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। राज्यों का प्रमुख लक्ष्य अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना और शक्तियों को बनाए रखना। कोई भी राज्य है तो उसको अपना पहले सुरक्षा देखना चाहिए और अपना पावर बढ़ाना चाहिए। लेकिन वही हमारे देश में एक संगठन होता है जिसमें यूएनओ के तहत बताया जाता है कि कोई भी देश अपने इतना सेना से, मान लीजिए कि हमारे देश में बोल दिया गया कि 10 लाख सेना से आप नहीं रख सकते हैं तो नहीं रख सकते हैं। अभी बहुत सारा चीज़ जो है आप लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन बता दें कि इंडियन आर्मी में जो अभी कुछ लोगों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, उसका मेन कारण क्या है ना कि सरकार जो है अपना आंकड़ा बहुत कम प्रस्तुत करते हैं। वर्ल्ड लेवल पे वो 10 लाख ही सेना बता रहे हैं कि हमारे यहाँ 10 लाख सेना है, लेकिन अर्धसैनिक जैसे एसएसबी, बीएसएफ,
और सीआरपीएफ, तो और अभी जो न्यू में जो है 4 साल वाला जो है सेना, जिसको अग्निवीर कहते हैं, उसमें भी ये प्रावधान है। तो उसमें क्या करते हैं कि ये 10 लाख से ज़्यादा लिमिट हो जाता है, तो उन सेनाओं को वो प्रदर्शित अंतर्राष्ट्रीय में नहीं करते हैं। बाकी बात, हालांकि बैकअप के लिए इन सेनाओं को भी प्रयोग करते हैं युद्ध के दौरान। इसलिए कोई कोई चीज़ों में युद्ध मतलब शहीद की दर्जा नहीं दी जाती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के कारण भारत पर दबाव बनती है कि आप इतना ज़्यादा सेना नहीं रख सकते हैं, जबकि भारत के पास बैकअप के लिए बहुत सारी सेनाएं हैं। अगर उस लिमिट से आप पावर क्रॉस करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो दबाव बनाती है उस देश पर। इसलिए चलिए अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे, स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा। अर्थातवादी दृष्टिकोण मानता है कि राज्य में अपनी स्वार्थ के काम करते हैं, अन्य राज्यों के प्रति भरोसा रखना खतरा होते हैं। इसीलिए जब तक आवश्यक हो अब राज्यों को बल प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने राज्यों को हमेशा एकदम बल दीजिए और अपने आप पर स्वार्थ रहिए, अपने राज्यों के प्रति स्वार्थ रहिए। हमारे अब दूसरे के लिए नहीं कीजिए, दूसरे राज्य के लिए आप ना सोचें कि दूसरे देश में क्या होगा, पहले अपने के लिए सोचिए। इस पर यह बल देता है। युद्ध का वास्तविकता, अर्थात युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा माना है। युद्ध को ये स्वाभाविक हिस्सा मान लिया है कि ये रेगुलर होते रहता है, युद्ध होना ही तय है। लेकिन इसमें आदर्शवादी विचार में ये नहीं कहता था। आदर्शवादी युद्ध भी कर रहा है तो उसको आप नैतिकता के साथ बात विचार कीजिए। लेकिन ये अर्थातवादी सिद्धांत जो है मॉर्गेनथाउ के अनुसार जो है, ये ज़्यादा इसमें क्रूरता को दिखाता है, अपने आप में सेल्फिश दिखाता है ना। और कोई भी राज्यों का खतरा होता है और युद्ध की संभावित विकल्प होती है। अर्थातवादी विचारक यह मानते हैं कि युद्ध के बिना शांति ही असंभव है। इसका कहना ही, इसका अर्थ ही, सबसे बड़ा पॉइंट ये लिखा हुआ है, युद्ध के बिना शांति असंभव है। अभी देखिए चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब हमेशा हम लोगों से युद्ध करते रहता है। अगर हमारा सेना अगर चुपचाप बैठ जाए तो ये सब धीरे धीरे पूरा आक्रमण करने लगेगा, पूरा देश पर कब्जा करने लगेगा। लेकिन हमेशा युद्ध ना हो, इसके लिए आप युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहिए। यही चीज़ है जो मेन पॉइंट है। अर्थातवादी सिद्धांत की सीमाएं कहाँ कहाँ तक है। नैतिकता का अभाव, इसमें देखिए इसका सीमा क्या है कि कुछ सीमा जो सकारात्मक पहलू भी है, जैसे इसमें नैतिकता को आप भूल ही जाइए कि अर्थातवाद सिद्धांत में आपको मिलेगा, अभाव है, ठीक है। अर्थातवाद अक्सर नैतिकता मानवता पहलू को नकारता है और यह युद्ध और संघर्षों को सामान्य मानता है, जिससे मानवीय मूल्यों की उपेक्षा होती है। दूसरा है सहयोग का अस्वीकार। अर्थातवादी दृष्टिकोण में राज्यों के बीच सहयोग को सीमित किया जाता है। यह मानता है कि सहयोग केवल तब तक संभव है जब तक उसमें स्वार्थ निहित हो। इसलिए कई बार अन्य दीर्घकालीन सहयोग की संभावना को नजरअंदाज करता है। देखिए वही पाकिस्तान आज नहीं समझ पा रहा है सहयोग, सोच रहा है पाकिस्तान कि हम चाइना से बढ़िया संबंध रखे हैं, चाइना से हम संबंध रख के हमारा सहयोगी चाइना है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि यहाँ पे जो सड़क जो है सीपेक जो सड़क जो बना रहा है, और ये चाइना कब इस पर आक्रमण करके इस पर कब्जा कर लेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये कहाँ पाकिस्तान को समझ में आने वाला है, वो सोच रहा है कि हमारा सहयोग कर रहा है। तो यही इसमें कहता है कि सहयोग का अस्वीकार करे। आप जानिए कि वो क्यों आपका सहयोग कर रहा है। अगर निस्वार्थ भाव से वो कर रहा है, वो देश हमारे निस्वार्थ भाव से कर रहा है तो आप ठीक है, लेकिन अपना स्वार्थ भाव से कहीं ना कहीं तो कोई भी देश जो एक दूसरे को जब मदद करता है तो स्वार्थ भाव से ही करता है, इसको आप समझिए। जैसे यहाँ पे श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह चाइना ले लिया लीज पर, है ना। तो ये चाइना कर्ज क्यों देता है किसी को, ताकि उस पर अपना कब्जा रखे, अपना स्वार्थ रखे, अपना यहाँ पे आर्मी बेस रखे। इसलिए चलिए सहयोगी का अस्वीकार करना। दूसरा है आधुनिक चुनौतियों की अनदेखी। अर्थात जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों की जटिलताओं को समझने में कमजोर साबित हो सकता है, क्योंकि यह सिद्धांत मुख्य राज्य केंद्रित है। आप ये नहीं देख सकते हैं कि अपने राज्यों के देखने के चक्कर में
अपने राज्यों से जलवायु परिवर्तन हो सकता है, आतंकवादी हो सकता है, वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे जैसे जटिलताओं को समझने में कमजोरी साबित हो सकता है, क्योंकि यह सिद्धांत मुख्य खाली राज्यों पर ही केंद्रित है, राज्य पर ही केंद्रित है और ये नैतिकता पर बल नहीं देता है। अगर मान लीजिए कि हमारे हमारे देश में उस समय पोलियो हुआ था, तो पोलियो पूरा विश्व में फैला हुआ था, लेकिन पोलियो का जब दवा बनाया देश मेरा, तो कोई नहीं चाहता था, कोई नहीं जानता था कि भारत देश ही पोलियो का समाप्त करेगा, लेकिन भारत देश हमारा सबको पोलियो का टीका दिया, सभी देश को दिया। तो वो अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया और नैतिकता के साथ में प्रयास किया। लेकिन इसमें क्या है कि ये अभाव देखने को मिलता है कि आप इन चीज़ों पर, वैश्विक स्वास्थ्य पर और आतंकवादी और जलवायु परिवर्तन पर आप इसको कमजोर साबित कर पाते हैं। आधुनिक संदर्भ में अर्थातवाद, 21वीं सदी में अर्थातवाद का महत्व और भी बढ़ गया। 21वीं सदी में वैश्विक के दौर में जब राज्यों के बीच संबंध में जटिलता बढ़ी और अर्थातवाद सिद्धांत ने कई वैश्विक चुनौतियों का सामना करने का सहायता की। उदाहरण के लिए अमेरिका और चाइना के बीच में शक्ति संतुलन, रूस और यूक्रेन के बीच आक्रमण और अन्य क्षेत्रीय संघर्ष में अर्थातवाद का सिद्धांत प्रमुखता से देखने को मिलता है। जैसे अभी रूस और यूक्रेन में भी युद्ध चल रहा है, तो अपने अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। चाइना और अमेरिका फेवर में ये सब अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के संदर्भ में अर्थातवाद सिद्धांत अर्थातवाद सुरक्षा अध्ययन, सामरिक नीतियों और युद्ध के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह नीति निर्धारण को यह समझने में मदद करता है कि कैसे राष्ट्र अपनी सुरक्षा और शक्ति के लिए राजनीतियाँ बनाते हैं। मतलब ये बताता है कि आधुनिक अर्थातवाद सिद्धांत आज ये बताता है कि अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किस प्रकार से वहाँ के नीतियों के द्वारा सुरक्षा प्रदान करती है और अपनी राजनीति को बनाती है। निष्कर्ष में हम लोग देख लेते हैं, अर्थातवाद सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक गहरा महत्वपूर्ण पहलू है। यह शक्ति, स्वार्थ और सुरक्षा को मुख्य ध्यान में रखता है और यह मानता है कि युद्ध और संघर्ष मानव स्वभाव का अभिन्न हिस्सा है। जबकि इसके आलोचक अर्थातवाद आज भी वैश्विक राजनीति को समझने के लिए रणनीति विकसित करने में महत्वपूर्ण, जैसे वैश्विक चुनौती बढ़ती है, अर्थातवादी सिद्धांत दृष्टिकोण को प्रासंगिक और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है, जो हमें एक जटिल और बदलते हुए विश्व में नेगेटिव्स करने में सहायता करती है। कुल मिला के यही कहा गया है कि दोस्तों, शक्ति और स्वार्थ और सुरक्षा का मुख्य ध्यान रखा जाता है, लेकिन मानव स्वभाव के लिए ये अभिन्न हिस्सा है। इसमें कई भी आलोचक जो वैश्विक राजनीति को समझने के लिए विकसित करने में महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे वैश्विक चुनौतियां बढ़ती है, वैश्विक स्तर पर जो चुनौतियां बढ़ती है, तो अर्थातवाद दृष्टिकोण से प्रासंगिक और भी महत्वपूर्ण हो जा रही है, जो हमें जटिल और बदलते हुए विश्व की नेगेटिव में सहायता करती है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।